नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पिंकी स्टोरेज पर स्वागत है। आज की कहानी का नाम है पर्दाफाश। मेरा नाम अंजलि है। मैं एक बहुत ही खूबसूरत लड़की हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने जा रही हूँ। इसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं शहर में अपने माता पिता के साथ रहती थी, लेकिन हमारे घर की आर्थिक स्थिति कभी भी अच्छी नहीं रही। पहले पापा किसी तरह शहर में रिक्शा चलाकर हमारा घर चला रहे थे, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी, मेरी पढ़ाई का खर्चा भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, जिससे पापा बहुत ज्यादा तनाव में रहने लगे थे। दूसरी ओर, माँ हमेशा पापा से यही कहती थी कि लड़कियों को ज्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए, नहीं तो शादी में बहुत परेशानी होती है। लेकिन मैंने बचपन से ही देखा था कि माँ मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। वह मेरी पढ़ाई के खिलाफ थी। इसके साथ ही वह मुझे हर समय घर के कामों में लगाए रखती थी। जब भी पापा मुझे पढ़ाई करने के लिए बैठाते, माँ को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। पापा कई बार माँ को डांटते थे कि वह घर का सारा काम मुझसे ना करवाया करे और मुझे पढ़ाई करने दे, लेकिन माँ को किसी बात की कोई परवाह नहीं थी। उसे सिर्फ मोहल्ले की औरतों के साथ बैठकर पंचायत करना पसंद था। इस वजह से बचपन से ही मेरा माँ से ज्यादा लगाव नहीं था, लेकिन मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती थी क्योंकि मैं साफ देख सकती थी कि पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरी हर इच्छा उनके लिए सबसे पहले थी। वह मेरी हर जरूरत को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करते थे। इसी वजह से मैंने भी ठान लिया था कि मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगी और एक अच्छी नौकरी पाकर अपने पापा को वह सारी खुशियां दूंगी जो उन्हें हमेशा से मिलनी चाहिए। अगर माँ की चलती तो वह मुझे किसी सरकारी स्कूल में पढ़ाती, लेकिन पापा ने अपनी हैसियत से बढ़कर मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया। जब मैं 10वीं कक्षा में थी, तो एक दिन जब मैं स्कूल से लौट रही थी, तो रास्ते में कुछ लड़कों ने मुझे बहुत परेशान किया। मैंने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस भागदौड़ में मुझे चोट लग गई। मैं किसी तरह घर पहुंची। पापा मेरी हालत देखकर बहुत परेशान हो गए। उन्होंने घबराकर मुझसे पूछा कि क्या हुआ। तब मैं रोते हुए उन्हें सब कुछ बताने लगी। डर के कारण मैं एक हफ्ते तक स्कूल नहीं गई। लेकिन फिर पापा ने मुझे समझाया कि हमें कभी डरकर घर में नहीं बैठना चाहिए, बल्कि इन सब चीजों का सामना करना चाहिए। मैंने पापा से कहा कि वे लड़के बहुत ताकतवर थे और मैं कमजोर थी। पापा बोले, लेकिन अब तुम कमजोर नहीं रहोगी। इसके बाद पापा ने मुझे जूडो कराटे सिखाने के लिए एक इंस्टीट्यूट में भेजना शुरू किया। इस बात को लेकर मम्मी ने पापा से बहुत लड़ाई की, लेकिन पापा ने एक बार भी उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने कहा, मेरी बेटी की सुरक्षा मेरे लिए सबसे जरूरी है। जब मैंने जूडो कराटे सीख लिया, तो मेरे अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास आ गया। अब मैं अपनी सुरक्षा के लिए किसी से भी डरती नहीं थी। मैं भगवान का बार बार शुक्रिया अदा करती थी कि उन्होंने मुझे ऐसा पापा दिया। जैसे जैसे मेरी पढ़ाई आगे बढ़ रही थी, उसकी फीस भी बढ़ रही थी। इस कारण पापा ने यह फैसला किया कि वह इराक जाएंगे क्योंकि वहां तेल की फैक्ट्री में काम करने के लिए बहुत लोगों की जरूरत थी और वहां बहुत अच्छी सैलरी भी मिल रही थी। लेकिन पापा का यह फैसला मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया क्योंकि मैं अपने पापा से दूर नहीं रहना चाहती थी। लेकिन माँ इस बात से बहुत खुश थी क्योंकि उसे सिर्फ पैसों की पड़ी थी। खैर, पापा ने मुझे समझाया कि इस समय मेरे लिए सबसे जरूरी चीज पढ़ाई है। इसके बाद पापा मोहल्ले के एक अंकल के साथ इराक चले गए, जो वहां काम करने जा रहे थे, और मैं यहाँ माँ के साथ अकेली रह गई। मुझे यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि माँ बस हर समय मुझ पर चिल्लाती रहती थी। कभी कभी मुझे माँ पर इतना गुस्सा आता कि मैं क्या बताऊं। मुझे ऐसा लगता जैसे वह मेरी सगी माँ हो ही नहीं सकती क्योंकि जब मैं दूसरी माँओं को देखती तो वे अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी, लेकिन मेरी माँ उल्टा मुझ पर हर समय बस चिल्लाती रहती, ताने मारती और हर बात पर यही कहती कि मैं अपने पापा से बहुत पैसा खर्च करवा रही हूँ। खैर,
जब मैं कॉलेज पहुंची तो मेरी दोस्ती राजीव से हो गई। राजीव एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा था। मैंने उस कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम पास किया था और स्कॉलरशिप के कारण मैं इतनी अच्छी कॉलेज में पढ़ पा रही थी क्योंकि मैं चाहती थी कि पढ़ाई पूरी होते ही जल्द से जल्द नौकरी करूं ताकि मैं अपने पापा को इस देश वापस बुला सकूं। समय के साथ मेरी और राजीव की दोस्ती गहरी होती गई। राजीव ने मुझे सब कुछ सिखाया, राइडिंग, ड्राइविंग आदि। मैं उसके साथ बड़े सपने देखने लगी थी। मेरा भी सपना था कि मैं अपने पापा के लिए एक बहुत ही शानदार घर बनवाऊं और उन्हें एक कार गिफ्ट करूं, जिसमें बैठाकर मैं उन्हें घुमाने ले जाऊं। यह सब सोचते सोचते जब राजीव ने मुझसे कहा कि ड्राइविंग सीखनी चाहिए, तो मैंने वह भी सीख ली। एक दिन जब मैं कॉलेज से घर लौटी, तो माँ ने मुझसे कहा कि उन्होंने मेरा रिश्ता एक बहुत ही अच्छे घर में तय कर दिया है। माँ की यह बात सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने उनके सामने बहुत रोया और चिल्लाकर कहा कि मैं अभी शादी नहीं करूंगी। तब माँ कहने लगी कि तेरे पापा के पास इतना पैसा नहीं है कि वह तुझे किसी बड़े घर में ब्याह सके। यह रिश्ता बहुत अच्छा है और वह लोग दहेज के नाम पर कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। लड़का बहुत सीधा सादा है और घर में बस सास ससुर, देवर और ननद ही हैं। छोटा सा परिवार है, तू हमेशा खुश रहेगी। मैंने माँ से कहा कि मैं बचपन से शहर में रही हूँ, यहीं पली बड़ी हूँ, लेकिन तुम मुझे गांव में क्यों धकेल रही हो? माँ कहने लगी कि गांव में क्या बुराई है, वहाँ सब कुछ कितना अच्छा होता है, और फिर तुझे लड़के में दिलचस्पी है या शहर गांव में? मैंने माँ को बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन वह मानने को तैयार ही नहीं थी। अगले महीने जब पापा कुछ दिनों की छुट्टी लेकर इराक से लौटे, तो माँ ने पापा से कहा कि मेरी शादी जल्दी से जल्दी करवा दी जाए। मैंने पापा को बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन उस समय पापा पूरी तरह से चुप थे। मैंने पापा से कहा कि मैं गांव में शादी नहीं कर सकती। इस पर पहले तो पापा ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी शादी गांव में नहीं होने दूंगा, लेकिन माँ पापा के कान भरती रही। वह बार बार यही कह रही थी कि तुम यहाँ रहते ही नहीं हो और अब तुम्हारी बेटी बड़ी हो गई है। इससे पहले कि कोई गलत इंसान इस पर बुरी नजर डाले, इसे समय पर शादी करके इसके घर भेज दो ताकि यह भी अपनी जिंदगी आगे बढ़ा सके और अपने पति के साथ खुशहाल जीवन जी सके। पापा ने कहा कि मैं मानता हूँ कि मेरी बेटी अब शादी के लायक हो गई है, लेकिन मैं इसकी शादी गांव में नहीं करूँगा। मैं इसके लिए यहीं कोई अच्छा लड़का देखूंगा। कुछ दिनों तक पापा ने मेरे लिए कई लड़के देखे, जिससे मैं बहुत बेचैन थी क्योंकि कहीं न कहीं मेरे दिल में राजीव के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था, लेकिन मैं पापा की इज्जत की खातिर पूरी तरह से चुप रही। पापा ने जिन लड़कों को देखा, उनमें से कोई भी मुझसे शादी के लिए तैयार नहीं हुआ क्योंकि हर कोई बहुत ज्यादा दहेज की मांग कर रहा था। यह देखकर पापा बहुत निराश हो गए। तब माँ ने कहा कि मैं पहले ही कह रही थी कि यह लड़का बहुत अच्छा है। अंजलि के लिए इससे अच्छा लड़का कोई और नहीं हो सकता क्योंकि न तो इसे दहेज चाहिए और न ही इसकी कोई ऐसी मांग है कि वह बहुत बड़ी बारात लेकर आएगा। देखो, गांव हो या शहर, जब वह हमारी बेटी को खुश रखेगा तो तुम्हारी क्या समस्या है? पापा, तुमने माँ की बातों से सहमति जता दी। पापा ने भी मुझसे यही समझाया कि बेटा, तुम्हारे पापा की हालत अब बहुत खराब हो गई है क्योंकि वहाँ भी हमारी सैलरी कम कर दी गई है, जिससे अब मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तुम्हारी शादी के लिए इतना बड़ा दहेज दे सकूं। बेहतर यही होगा कि तुम्हारी शादी वहीं कर दी जाए जहाँ तुम्हारी माँ चाहती है। अगले ही दिन माँ और पापा मुझे उस लड़के का घर दिखाने ले गए जिससे मेरी शादी होने वाली थी। उन्होंने सब कुछ ठीक ठाक पाया और यह तय हो गया कि जब अगली बार मेरे पापा देश लौटेंगे, तब मेरी शादी उस लड़के से कर दी जाएगी जिसका नाम रमेश था। जैसे ही पापा वापस इराक गए, 15 दिन बाद ही माँ ने हंगामा खड़ा कर दिया कि लड़के वाले जल्दी में हैं और वे चाहते हैं कि मेरी शादी जल्द से जल्द हो जाए। माँ की यह बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने माँ को समझाया कि पहले तो आप कह रही थी कि मेरी शादी पापा के लौटने पर होगी,
फिर अब आप उन्हें कुछ क्यों नहीं कहती? माँ कहने लगी कि अगर हम तुम्हारे पापा के आने का इंतजार करेंगे तो तुम कुंवारी ही रह जाओगी और फिर इतना अच्छा लड़का हमारे हाथ से निकल भी सकता है। वे चाहते हैं कि तुम जल्द से जल्द उनकी बहू बनो, तो इसमें क्या समस्या है? और फिर तुम्हारे पापा यहाँ आकर कोई खास काम भी तो नहीं करने वाले। मैंने कहा कि आप कैसी बातें कर रही हैं? वह मेरे पापा हैं, मेरा कन्यादान उनके हाथों से होना चाहिए। लेकिन माँ ने मेरी एक भी नहीं सुनी और न जाने उन्होंने पापा को क्या कह दिया कि वह भी मजबूर हो गए और उन्होंने इसकी इजाज़त दे दी। पापा ने अपनी इच्छा जाहिर कर दी कि मेरी शादी अगले हफ्ते ही उनके गैर मौजूदगी में कर दी जाए और फिर ठीक वैसा ही हुआ। मेरी शादी हो गई और मैं ससुराल चली गई। यहाँ मेरे दिल में राजीव के लिए जो एहसास थे वे अब भी जिंदा थे। मैं रो रही थी और पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी? एक तरफ मेरे पापा की इज्जत थी और दूसरी तरफ मेरे मन में हमेशा यह सवाल घूमता रहता था कि क्या राजीव भी मुझसे प्यार करता था, क्योंकि उसने कभी मुझसे इस बारे में कुछ नहीं कहा। हमारे बीच सिर्फ दोस्ती थी और मैं इस अच्छी दोस्ती को अपने प्यार का इजहार करके बर्बाद नहीं करना चाहती थी, क्योंकि यह साफ दिख रहा था कि मेरे और राजीव के बीच बहुत बड़ा अंतर था। वह एक बहुत अमीर लड़का था और मैं एक बेहद गरीब लड़की थी। इसलिए मुझे यह जोड़ी बिल्कुल भी मेल नहीं खाती लगती थी और मैंने कभी अपने प्यार को राजीव के सामने जाहिर नहीं होने दिया। खैर, जब मैं ससुराल पहुंची तो वहां मेरा बहुत अच्छे से स्वागत हुआ। मुझे लगा कि शायद मेरा पति वैसा ही होगा जैसा मैं चाहती हूँ, लेकिन मेरी बदकिस्मती थी कि पहली ही रात मेरे पति ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जो शायद कोई जानवर भी किसी के साथ न करे। उसमें मेरे लिए जरा भी दया नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे मेरे किसी दर्द और तकलीफ से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। न जाने वह कितने दिनों से भूखा था, उसे सिर्फ अपनी भूख मिटाने की पड़ी थी। मेरी पीड़ा और दर्द से उसे कोई मतलब नहीं था। सुबह जब मैं उठी तो मैं ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। इस तरह दिन गुजरने लगे और मुझे अच्छी तरह समझ आ गया कि मेरे पति को मुझसे कोई मतलब नहीं है। वह तो बस मुझसे अपना काम निकालना चाहता था, जिसके कारण धीरे धीरे मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। लेकिन ससुराल में किसी को मेरी सेहत की कोई परवाह नहीं थी। वहाँ हर किसी को बस यही चाहिए था कि घर का सारा काम समय पर होता रहे। इधर मेरा देवर भी मुझ पर गलत नजर डालने लगा, जिससे मैं बहुत चिढ़ जाती थी। एक दो बार जब मैंने अपने पति से इस बारे में कहने की कोशिश की तो उसने मुझे चुप करा दिया। तब मुझे अच्छे से समझ आ गया कि मेरे पति को मेरी इज्जत से कोई फर्क नहीं पड़ता। धीरे धीरे मेरे ससुराल वालों की असलियत मेरे सामने आने लगी। असल में मेरा पति एक चरित्रहीन इंसान था। उसका गांव की कई लड़कियों से संबंध था। गांव के लोग और इनके सारे रिश्तेदार इस बारे में जानते थे। यही वजह थी कि मेरे पति को कहीं भी शादी के लिए लड़की नहीं मिल रही थी। लेकिन मेरी माँ ने उल्टा इन लोगों से पैसे लेकर मेरी शादी रमेश से कर दी। मुझे अपनी माँ से नफरत होने लगी थी। मैंने आज तक ऐसी माँ नहीं देखी थी जो अपनी ही बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दे। मेरा पति कोई काम नहीं करता था। वह बस पूरे दिन फोन पर लगा रहता और न जाने किन किन लड़कियों से बातें करता रहता। जब मैंने एक दो बार घर में इस बारे में शिकायत की तो मेरी सास और ससुर ने मुझे थप्पड़ मारकर चुप करा दिया और कह दिया कि मर्द ऐसे ही होते हैं, औरतों को सब कुछ चुपचाप सहना चाहिए क्योंकि यही उनका काम है। मुझे अपनी जिंदगी नर्क से कम नहीं लग रही थी। मैं सोच रही थी कि मैंने अपने पापा के लिए इतनी पढ़ाई की, मेरे पापा ने मेरी पढ़ाई के लिए क्या क्या नहीं किया, और आज मैं कहाँ आकर रह गई हूँ। मैं बस इन निकम्मे लोगों के लिए खाना बना रही हूँ। मेरे सपने थे कि मैं अपना खुद का घर बनाऊंगी, अपने पापा को एक अच्छी कार गिफ्ट करूंगी, लेकिन आज मैं उन्हीं गांव की उन लड़कियों की तरह हो गई थी जिन्हें उनके परिवार वाले कभी स्कूल नहीं भेजते और बिना उनकी मर्जी के शादी कर देते हैं, और वहां जाकर वे दिन रात अपने पति के हाथों पिटती रहती हैं और उसकी सेवा में लगी रहती हैं। इधर मुझे पापा से बात किए बहुत दिन हो गए थे,
जिससे मैं बहुत परेशान थी। किसी तरह लड़झगड़ कर मैंने अपने ससुराल वालों से 2 दिन के लिए मायके जाने की इजाज़त ली और मेरा पति मुझे मायके छोड़ने आया। जैसे ही मैं घर के अंदर जा रही थी, मेरी नज़र बाहर खड़ी एक चमचमाती कार पर पड़ी। मैं हैरान थी कि घर पर कौन आया है, जिसके पास इतनी बड़ी कार है। जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंची, देखा कि दरवाज़ा अंदर से खुला हुआ था, तो मैं चुपचाप अंदर बढ़ गई। जैसे ही मैं थोड़ा आगे बढ़ी, अंदर से मेरी माँ की हंसी और किसी आदमी की जोर-जोर से हंसने की आवाज़ें आने लगी। मैंने चुपचाप कमरे में झांका और जो दृश्य देखा, वह मेरे सबसे बुरे सपने में भी नहीं था। मेरी माँ उस आदमी के साथ ऐसे हालात में थी कि मुझे खुद पर बहुत शर्म आने लगी। मेरा मन रोने को कर रहा था। मेरी माँ एक बदचलन औरत थी। मैं अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। मैं तुरंत वहीं जमीन पर बैठ गई और अपना मुंह ढककर रोने लगी। जब उन्होंने अपनी ख्वाहिशें पूरी कर ली, तो आपस में बातें करने लगे। वह आदमी मेरी माँ से बोला, तुम सच में बहुत चालाक हो, अपनी बेटी से इतनी आसानी से छुटकारा पा लिया। इस पर मेरी माँ हंसकर बोली, कौन सी बेटी? मैं उसकी सगी माँ नहीं हूँ, मैं उसकी सौतेली माँ हूँ। मैंने उसके बाप से शादी सिर्फ इसलिए की थी ताकि मैं ऐशो आराम की जिंदगी जी सकूं, लेकिन उसका बाप अपनी सारी कमाई बस उसी लड़की पर खर्च करता था। न जाने कितनी बार मैंने उस लड़की को अपने रास्ते से हटाने की कोशिश की, लेकिन अब इतने सालों बाद मुझे उससे छुटकारा मिल गया, और देखो, मैंने उसे ऐसे ठिकाने लगाया कि बदले में मुझे ढेर सारा पैसा भी मिला। उस आदमी ने फिर पूछा, और अगर तुम्हारा पति इराक से वापस आ गया, तो हम दोनों कैसे मिलेंगे? इस पर माँ ने कहा, अब उसकी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान ने खुद मेरा काम आसान कर दिया है। इतना कहकर दोनों जोर जोर से हंसने लगे। लेकिन मैं माँ की बातें समझ नहीं पा रही थी। वह ऐसा क्यों कह रही थी? मुझे कुछ गड़बड़ लगी। मेरे मन में अचानक ख्याल आया, अगर मेरे पापा के साथ कुछ गलत हुआ है, अगर मेरी सौतेली माँ ने पापा के साथ कुछ कर दिया। मैं घबरा गई, क्योंकि मेरे लिए मेरे पापा ही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी वजह थे। मैं तुरंत उस चाचा के घर गई, जो मेरे पापा के साथ इराक गए थे। मेरे पापा हर बार उसी चाचा के घर के लैंडलाइन से मुझे कॉल किया करते थे, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं भी वहीं से कॉल करके अपने पापा से बात करूंगी। वैसे भी मुझे पापा से बात किए कई महीने हो गए थे। जैसे ही मैं उस चाचा के घर पहुंची और दरवाज़ा खुला, तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि वही चाचा वहां खड़े थे। मैंने तुरंत उनसे पूछा, अगर आप यहाँ वापस आ गए हैं, तो मेरे पापा कहाँ हैं? इस पर चाचा ने पहले मुझे अंदर बैठाया और पानी पिलाया, फिर बोले, बेटा, जो मैं बताने जा रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनो और हिम्मत रखो। वास्तव में कुछ महीने पहले हम इराक में एक फैक्ट्री में काम कर रहे थे, तभी वहाँ एक संगठन ने हमला कर दिया। वे उस ऑयल फैक्ट्री पर कब्जा करना चाहते थे, जिससे वहाँ जबरदस्त मारकाट मच गई। हर तरफ अफरातफरी मच गई, लोग इधर-उधर भागने लगे, क्योंकि सबको अपनी जान बचानी थी। इस भगदड़ में मैं और तुम्हारे पापा एक दूसरे से बिछड़ गए। किसी तरह मैं अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला और अपने देश लौट आया, क्योंकि वहां जाना अब मौत को दावत देने जैसा था। लेकिन मुझे आज तक नहीं पता कि उस भगदड़ में तुम्हारे पापा कहाँ चले गए। मैंने सोचा था कि जैसे मैं लौट आया, वैसे ही तुम्हारे पापा भी लौट आएंगे, लेकिन इतने महीने बीत जाने के बाद भी वे वापस नहीं आए। अब तो मुझे यह भी नहीं पता कि तुम्हारे पापा जिंदा हैं या नहीं। चाचा की यह बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैं जोर जोर से रोने लगी। चाचा मुझे संभालते हुए बोले, शविता बेटा, हिम्मत रखो। हो सकता है कि तुम्हारे पापा वहां किसी मुसीबत में फंस गए हों और यहाँ लौटने की कोशिश कर रहे हों। मैंने रोते हुए चाचा से कहा, लेकिन अगर ऐसा है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे पापा सुरक्षित हैं या नहीं? इस पर चाचा बोले, तुम्हें भारतीय दूतावास जाना होगा और वहां से इसके बारे में जानकारी लेनी होगी।
यही एक तरीका है जिससे तुम्हें पक्की खबर मिल सकती है। मैं उसी दिन भारतीय दूतावास के लिए निकल पड़ी और जब वहां का हाल देखा तो मैं दंग रह गई। मुझसे पहले ही वहां ढेरों लोग अपने परिवार के सदस्यों की शिकायतें लेकर बैठे हुए थे, लेकिन वहां की स्थिति इतनी खराब थी कि कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं था। हर कोई अपने काम में व्यस्त था, किसी को दूसरों की चिंता नहीं थी। लेकिन मैं यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। जब वहां के लोग मुझे अधिकारी से मिलने से रोकने लगे तो मैं उनसे झगड़ने लगी और झगड़ते झगड़ते किसी तरह उस अधिकारी के केबिन तक पहुंच गई। मुझे वहां देखकर अधिकारी गुस्से में आ गया और चिल्लाकर बोला, मेरे पास सिर्फ तुम्हारी शिकायतें सुनने का ही काम नहीं है, मेरे पास हजारों और काम हैं। मैं इतना खाली नहीं हूं कि हर किसी को उसकी हर पल की जानकारी देता फिरूं। मैंने कहा, आपको यह सब बोलना बहुत आसान लगता है क्योंकि आपका कोई अपना वहां लापता नहीं है, लेकिन आप हमसे पूछिए जिनका कोई परिवार का सदस्य वहां खो गया है, उनके दिल पर क्या बीत रही है। इस पर वह अधिकारी तंज कसते हुए बोला, अगर तुम्हें इतनी ही चिंता है तो खुद चली जाओ और अपने पिता को वहां से ले आओ, तब तुम्हें समझ में आएगा कि हमारे लिए यह सब काम करना कितना मुश्किल है। उसकी ये बात सुनकर मैं सन्न रह गई। मैं वहां से बाहर निकल आई। अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बार बार मेरे पापा का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा था। मेरी सौतेली माँ, उसका प्रेमी और वो अधिकारी, सब जैसे मेरी आंखों के सामने घूम रहे थे। मैं सोच रही थी कि दुनिया कितनी निर्दयी है। मेरे हर रिश्ते ने मुझे धोखा दिया। इस दुनिया में कोई ऐसा रिश्ता नहीं था जिसे मैं अपना कह सकती, जो मुझसे प्यार करता, जो मेरे लिए स्नेह रखता। सिर्फ एक ही रिश्ता था जिसने हर मुसीबत में बिना किसी स्वार्थ के मेरा साथ दिया था, वो थे मेरे पापा। और आज मेरे पापा कहाँ हैं, कैसे हैं, जिंदा भी हैं या नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता। उन्होंने मेरे लिए कितना कुछ किया, लेकिन मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाई। फिर उस अधिकारी की बात मेरे कानों में गूंजने लगी, अगर हिम्मत है तो खुद जाओ और अपने पिता को वहां से ले आओ, बस। मैंने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी जान भी चली जाए, लेकिन मैं अपने पापा को वापस अपने देश जरूर लाऊंगी। इसी सोच में कब मुझे चक्कर आया और मैं सड़क पर बेहोश होकर गिर पड़ी, मुझे पता ही नहीं चला। जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को एक बेहद शानदार कमरे में पाया। पहले तो जब मैंने वहां किसी को नहीं देखा तो मुझे बहुत डर लगा, लेकिन जब मैं इधर-उधर देखने लगी तो जो शख्स मेरे सामने आया, उसे देखकर मैं दंग रह गई। वह और कोई नहीं बल्कि राजीव था। राजीव ने तुरंत मुझे सहारा देकर आराम से बैठाया और कहा, तुम मुझे सड़क पर बेहोश पड़ी मिली थी। अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हें देख लिया, वरना न जाने क्या हो जाता। फिर उसने मुझसे पूछा, तुम वहां सड़क पर इस हालत में क्या कर रही थी? बस उसके इतना पूछने की देर थी कि मेरे भीतर का दर्द जैसे बांध तोड़कर बाहर आ गया। मैं फूट फूट कर रोने लगी और उसे अपनी जिंदगी की सारी बातें बता दी, अपने पापा के बारे में, अपनी सौतेली माँ के बारे में, अपने शादीशुदा जीवन की हकीकत के बारे में, सब कुछ। राजीव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तो तुमने शादी भी कर ली और मुझे इसकी भनक तक नहीं लगने दी। तुम्हें पता भी है कि मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा था। जब मुझे तुम्हारा पता मिला और मैं तुम्हारे घर पहुंचा तो तुम्हारी माँ ने मुझसे कहा कि तुम कहीं चली गई हो और उन्हें खुद नहीं पता कि तुम कहाँ हो। राजीव की ये बात सुनकर मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मैंने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, वो मेरी माँ नहीं है, वो एक चुड़ैल है जिसने न सिर्फ मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी बल्कि मेरे पापा की जिंदगी भी बर्बाद कर दी। राजीव ने गंभीर होकर पूछा, लेकिन तुमने शादी क्यों की? मैंने आंसू पोंछते हुए जवाब दिया, तुम नहीं समझोगे, एक गरीब लड़की की कितनी मजबूरियां होती हैं। लेकिन वो शादी मेरे लिए एक श्राप बन गई, क्योंकि मेरा पति एक घटिया इंसान है जिसने कभी मेरी परवाह नहीं की सिवाय अपनी इच्छाओं को पूरा करने के। यह सुनकर राजीव का गुस्सा और बढ़ गया। उसने गुस्से में पूछा,
तो फिर तुम्हारे जेठ के बारे में क्या? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए दृढ़ स्वर में कहा। मैं इतनी कमजोर नहीं थी कि अगर मेरा पति मेरा साथ नहीं देता तो मेरा जेठ मेरे साथ कुछ भी कर ले। अगर उसने मेरी हदें पार करने की कोशिश की होती तो मैं उसकी हड्डियां तोड़ देती। यह सुनकर राजीव जोर से हंस पड़ा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तू सही कह रही है, तुझे तो जबरदस्त कराटे भी आते हैं, फिर डर किस बात का? शाम को राजीव और मैं शॉपिंग के लिए बाहर गए। उसने मेरे लिए कुछ अच्छे कपड़े खरीदे। शॉपिंग के दौरान ही मैंने राजीव से कहा, मुझे इराक जाना है और अपने पापा के बारे में पता लगाना है कि वो इस समय कहाँ हैं। राजीव ने मेरी बात सुनकर हैरानी से कहा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? पूरी दुनिया जानती है कि वो जगह कितनी खतरनाक है और एक लड़की के लिए तो वो जगह किसी नर्क से कम नहीं है। मैंने राजीव की आंखों में देखते हुए दृढ़ स्वर में कहा, पर तुम ये बात अच्छे से समझ लो कि मैं किसी भी हालत में इराक जाऊंगी, क्योंकि मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती हूँ। राजीव मेरी बात सुनकर गहरी सांस लेते हुए बोला, और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उसकी यह बात सुनकर मैं एकदम से स्तब्ध रह गई। राजीव ने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, हाँ श्वेता, मैं न जाने कब से तुमसे ये कहना चाहता था। मैं तुम्हें हमेशा से प्यार करता था, लेकिन कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया, और देखो आज मुझे इसकी कैसी सजा मिल रही है कि तुम किसी और की पत्नी बन गई और उसने तुम्हारी ये हालत कर दी। अगर मैंने समय पर तुमसे अपने प्यार का इजहार कर दिया होता तो आज तुम मेरे घर में मेरी पत्नी बनकर होती। राजीव के इस प्यार भरे इजहार ने मेरे दिल के अंदर दबी भावनाओं को उजागर कर दिया। मैंने उसकी ओर देखा और कहा, मैं भी तुमसे प्यार करती थी, लेकिन हमारे बीच पैसों की इस दीवार ने मुझे तुम्हारी तरफ एक कदम भी बढ़ाने नहीं दिया। राजीव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम कितनी नादान हो, प्यार में कभी पैसा आड़े नहीं आता। प्यार ऊंच नीच, अमीरी गरीबी कुछ नहीं देखता। और इसीलिए मैं हाथ जोड़कर तुमसे कहता हूँ कि मैंने तुम्हें एक बार खो दिया, लेकिन अब दोबारा तुम्हें खोना नहीं चाहता। अब मुझसे दूर जाने की बात मत करो। लेकिन मैं राजीव के सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, राजीव प्लीज, अपने प्यार को मेरी जंजीर मत बनाओ। तुम क्यों नहीं समझते कि मेरे पापा ने मेरे लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं? इस दुनिया में अगर मैं किसी से सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ तो वो मेरे पापा हैं। मैं उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और अगर तुम सच में मुझसे दिल से प्यार करते हो तो मुझे इराक जाने से मत रोको, बल्कि मेरा पासपोर्ट और वीज़ा जल्द से जल्द तैयार करवाओ। राजीव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम्हें वहां जाना ही है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मैंने राजीव को कसम देते हुए कहा, नहीं राजीव, तुम मेरे साथ इराक नहीं जाओगे। तुम्हारे माता पिता यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जिस तरह मैं अपने पापा की सुरक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रही हूँ, उसी तरह तुम्हें भी अपने माता पिता के लिए सुरक्षित रहना होगा। और मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं सही सलामत लौटूंगी और तुम्हारे साथ एक अच्छी जिंदगी बिताऊंगी, तुम्हारी पत्नी बनकर। लेकिन राजीव मेरी बात मानने को तैयार नहीं था। पर फिर बहुत समझाने और प्यार की भीख मांगने के बाद वह आखिरकार मान गया। करीब 1.5 महीने बाद मेरा पासपोर्ट और वीज़ा तैयार हो गया और मैं इराक के लिए रवाना हो गई। मैंने पहले ही अपने पापा के उस दोस्त से, जो इराक में उनके साथ था, उस फैक्ट्री का पता ले लिया था जहां मेरे पापा काम किया करते थे। वहां से मैं सीधे इराक चली गई। मैं उस फैक्ट्री की ओर बढ़ी, यह सोचकर कि वहां पूछताछ करने पर शायद मुझे अपने पापा के बारे में कुछ जानकारी मिल सके। लेकिन जब मैं वहां पहुंची तो वहां का दृश्य देख मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। हर जगह बस तबाही ही तबाही थी। फैक्ट्री पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी, हर तरफ टूटी फूटी चीजें बिखरी पड़ी थीं। वहां सिर्फ 10 लोग थे जो किसी तरह मरम्मत का काम कर रहे थे। मैं उनके पास गई और अपने पापा के बारे में पूछताछ करने लगी, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग मेरी भाषा समझ ही नहीं पा रहे थे और न ही मैं उनकी भाषा समझ पा रही थी। फिर वहां 2 लोग थे जो अंग्रेजी समझते थे।
जब मैंने उनसे अंग्रेजी में बात की तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि उन्हें मेरे पापा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं निराश और हताश होकर जैसे ही वहां से बाहर निकली, अचानक 3-4 काले रंग की गाड़ियां वहां आकर रुकीं। उन पर लगे झंडों को देखकर मैं समझ गई कि ये कौन लोग हैं। वे वहां के आतंकवादी संगठन के लोग थे। जैसे ही वे गाड़ी से उतरे, उन्होंने मुझे पकड़ लिया और जबरन अपनी गाड़ी में बैठा लिया। मैं बुरी तरह चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन मेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। उन्होंने मेरे चेहरे पर काले रंग का कपड़ा डाल दिया, जिससे मैं कुछ भी देख नहीं पा रही थी। बहुत लंबा समय बीत चुका था। मैं महसूस कर सकती थी कि वे मुझे कहीं ले जा रहे थे। रास्ते भर वे मुझे इधर-उधर धक्का देते जा रहे थे। मेरा दिल डर के मारे जोर-जोर से धड़क रहा था। मैं सोच रही थी कि मैं यहाँ अपने पापा को बचाने आई थी, लेकिन अब मैं खुद ही इतनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। काफी देर बाद जब उन्होंने मेरे चेहरे से कपड़ा हटाया तो तेज रोशनी के कारण मेरी आंखें बुरी तरह जलने लगीं। जब मेरी आंखें थोड़ी ठीक हुईं तो मैंने इधर-उधर देखा। वहां मेरे जैसी और भी कई लड़कियां थीं, जिनकी हालत बहुत ही बुरी थी। सभी ने बुर्का पहना हुआ था, लेकिन उनकी आंखों से जगह-जगह खून बह रहा था। तभी वे लोग मेरे पास आए और मुझे बुरी तरह मारने लगे। वे हमें तड़पते हुए देखकर बहुत खुश हो रहे थे। वे अपनी भाषा में कुछ कह रहे थे, जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी। इसके बाद वे लोग वहां से चले गए। मैं बहुत देर तक वहीं बैठी रोती रही। हमारी हालत वहां भेड़बकरियों से भी बदतर थी। हमें यह भी नहीं पता चलता था कि सुबह हुई या शाम। वे हमें दिन में सिर्फ एक बार खाना देते थे, लेकिन जब किसी का मन होता तो आकर हमें पीटने लगते। एक दिन अचानक उन्होंने हम सब लड़कियों को उठाया और एक कतार में खड़ा कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा था कि वहां उनका कोई बड़ा नेता आया है, क्योंकि एक आदमी हम सबको बहुत ध्यान से देख रहा था। इसके बाद उसने हम सबको अपने चेहरे से नकाब हटाने के लिए कहा, लेकिन कोई भी लड़की अपना नकाब हटाने की हिम्मत नहीं कर रही थी, क्योंकि हम सभी जानते थे कि अगर हमने ऐसा किया तो क्या होगा। लेकिन हम बेबस थे, क्योंकि उनकी बंदूकों की नोक हमारी ओर तनी हुई थी। डरते डरते मैंने भी अपना नकाब हटा दिया, और फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। उस नेता ने मुझे चुना और एक शैतानी हंसी के साथ मुझे अपने साथ चलने के लिए कहा। जब मैंने मना किया तो उसने मुझे 2-3 थप्पड़ मारे और मेरा हाथ पकड़कर जबरदस्ती घसीटने लगा। मैं बहुत लाचार महसूस कर रही थी और सोच रही थी कि आखिर मैं कहाँ आकर फंस गई। वह मुझे न जाने किस रास्ते से लेकर जा रहा था, जब अचानक मेरी नज़र एक आदमी पर पड़ी और मैं एकदम सन्न रह गई। मैंने कुछ दूरी पर अपने पापा को देखा। वे फर्श पर पोछा लगा रहे थे। उनकी हालत बहुत खराब थी। ऐसा लग रहा था कि उन्हें बहुत बुरी तरह मारा गया था। मेरा मन हुआ कि मैं दौड़कर उनसे लिपट जाऊं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि इन लोगों को जरा भी यह अंदाजा हो कि मैं इस आदमी को जानती हूं या मेरा इससे कोई रिश्ता है। जो भी हो, मैं इस समय बहुत बुरी स्थिति में फंस चुकी थी, लेकिन अपने पापा को जिंदा देखकर मेरे अंदर एक उम्मीद की किरण जागी। अब मुझे बहुत सोच समझकर आगे का रास्ता तय करना था ताकि मैं अपने पापा और खुद को यहाँ से सुरक्षित निकाल सकूं। लेकिन उससे पहले मुझे इस शैतान से निपटना था। वह आदमी मुझे घसीटते हुए अपने कमरे में ले गया और वहां पहुंचते ही मुझ पर बुरी तरह चिल्लाने लगा। वह चाहता था कि मैं वही करूं जो वह कहे। उसका डरावना चेहरा मेरे इतना करीब था कि मेरी रूह तक कांप उठी। मैं बुरी तरह रोने लगी और मुझे रोता देखकर वह और भी ज्यादा खुश हो गया। इसके बाद वह मुझे जबरदस्ती बाथरूम में ले गया और वहां शॉवर चला दिया। पानी की बौछारें मुझ पर गिर रही थी। मैं थर-थर कांप रही थी और लगातार रोए जा रही थी। वह धीरे-धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसके इरादे साफ नजर आ रहे थे। लेकिन उसी पल मैंने अपनी आंखें बंद की और अपने पापा का चेहरा याद किया।
यह सोचकर कि मैंने अब तक जो भी सहा वह सब मेरे पापा के लिए था, मेरे अंदर एक नई हिम्मत आ गई। मैंने एक झटके में पूरी ताकत से उसे लात मारी। वह सीधे सामने रखे शीशे से जा टकराया, उसके सिर से खून बहने लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा। जब मैंने उसकी नब्ज जांची तो वह रुक चुकी थी। उसकी सांसें थम चुकी थी। उसे मरा देखकर एक तरफ मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन दूसरी तरफ डर भी लग रहा था। अगर किसी को यह पता चल गया कि मैंने उनके नेता को मार दिया है तो यहाँ कैसी तबाही मचेगी, इसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल था। इसलिए मैंने जल्दी से अपने दुपट्टे से अपने भीगे कपड़े सुखाए और वहां से निकलकर उसी जगह पहुंची जहां बाकी की लड़कियों को बंद रखा गया था। मैं बहुत सावधानी से सभी की नजरों से बचती हुई वहां पहुंची। वहां मौजूद लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे, लेकिन मैं इस डर में थी कि न जाने कब इस घटना का पता चलेगा और मुझ पर कौन सी नई मुसीबत टूट पड़ेगी। पूरा दिन बीत गया, लेकिन किसी ने कोई हंगामा नहीं किया। मैंने सोचा कि शायद किसी को अभी तक इस बारे में पता नहीं चला है। लेकिन रात होते ही पूरे ठिकाने में अफरातफरी मच गई। तब मुझे समझ में आया कि अब उन्हें यह पता चल चुका है कि उनका नेता मारा जा चुका है। चारों तरफ कोहराम मचा हुआ था और मैं सोच रही थी कि अब ये लोग मुझे ढूंढेंगे और मेरी हालत और भी बुरी कर देंगे। मैं यह भी नहीं जानती थी कि आज ये लोग मुझे जिंदा छोड़ेंगे या नहीं। लेकिन तभी अचानक बाहर से गोलियों की आवाजें आने लगी। बहुत देर तक बाहर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती रहीं। ऐसा लग रहा था कि कोई बड़ा संघर्ष चल रहा है। फिर खिड़कियों से धुआं उठने लगा। ऐसा लगने लगा कि शायद बाहर आग लग गई है। 3-4 घंटे तक यह सब चलता रहा और मैं इस डर में थी कि न जाने अब क्या होगा। लेकिन मेरे दिल में सबसे बड़ा सवाल यही था, मेरे पापा इस समय कहाँ होंगे। मैं बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मुझे यह तक नहीं पता था कि मेरे पापा को कहाँ रखा गया था। सुबह होते ही हमें पता चला कि वहां मौजूद सभी पुरुषों को गंभीर चोटें आई थीं, जिनका इलाज करना बहुत जरूरी था। इसके लिए उन लोगों ने एक अस्पताल से कुछ डॉक्टरों को अगवा कर लिया था। उन डॉक्टरों में एक महिला डॉक्टर भी थी, जो भारतीय थी। हम सभी लड़कियों को घायल पुरुषों की सेवा में लगा दिया गया। उसी दौरान मेरी मुलाकात उस भारतीय महिला डॉक्टर से हुई। मैंने बहुत सावधानी से उसे अपनी पूरी कहानी बताई कि मैं यहाँ कैसे आई। वह भी मेरी तरह डरी हुई थी और बहुत रो रही थी। अब हमें यहाँ से किसी भी तरह निकलना था, क्योंकि यह तो तय था कि इन लोगों ने डॉक्टरों को अपने फायदे के लिए यहाँ लाया था। लेकिन जैसे ही उनका उद्देश्य पूरा हो जाएगा, वे उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जैसे जैसे घायल पुरुष ठीक होते गए, उन्होंने सभी पुरुष डॉक्टरों को कहीं और भेज दिया। कोई नहीं जानता था कि उन्हें कहाँ और किस मकसद से ले जाया गया, लेकिन अब महिला डॉक्टरों का इस्तेमाल उनकी गंदी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किया जाने लगा। इसी बीच मुझे यह भी पता चला कि मेरे पापा को किस ओर रखा गया है। जब उन्होंने मुझे पहली बार देखा तो उनका गुस्सा फूट पड़ा, लेकिन मैंने उन्हें इशारों में समझाया कि वे जरा भी यह जाहिर न करें कि वे मुझे जानते हैं, वरना हम दोनों की जान खतरे में पड़ जाएगी। अब मेरे पापा बहुत परेशान रहने लगे थे, क्योंकि यहाँ उनकी जिंदगी के साथ साथ मेरी जिंदगी भी हर रोज खतरे में थी। रात होते ही वे दरिंदे बन जाते थे और अपनी मर्जी से किसी भी लड़की को अपने साथ ले जाते। उनके साथ जो होता वह सोचकर ही रूह कांप उठती थी। वह भारतीय डॉक्टर, जिनका नाम कनिका था, मुझसे बोली, हमें यहाँ से किसी भी हाल में निकलना होगा। कौन जाने कब वे हमें भी अपनी हवस का शिकार बना लें। अभी तक भगवान की दया है कि हम सुरक्षित हैं, लेकिन जिस दिन उनकी नज़र हम पर पड़ी, हम बर्बाद हो जाएंगे। मुझे हर हाल में यहाँ से बचकर निकलना है, क्योंकि मैं अपनी माँ और छोटी बहन की अकेली उम्मीद हूँ। अगर मैं नहीं बची तो उनका क्या होगा,
हम दोनों ने मिलकर तय किया कि हम बाकी लड़कियों से मदद मांगेंगे ताकि हम सब मिलकर इन दरिंदों का सामना कर सकें और यहाँ से भाग सकें। लेकिन जब हमने उनसे बात की तो कोई भी हमारी मदद करने को तैयार नहीं था। सबके मन में डर इस कदर बैठ चुका था कि कोई भी बगावत करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। अब हमारे पास बस एक ही रास्ता बचा था, हम दोनों को ही अकेले यहाँ से निकलना होगा। पर सवाल यह था कि कैसे। मुख्य दरवाजे पर सख्त सुरक्षा थी और बाकी जगह भी हर तरफ बंदूकधारी पहरेदार मौजूद थे। तभी कनिका ने एक सुझाव दिया, अगर ऐसा कुछ हो जाए कि ये सब बीमार पड़ जाएं, तो इनकी ताकत बहुत कम हो जाएगी और हमें भागने का मौका मिल जाएगा। मुझे उसका सुझाव अच्छा लगा, लेकिन यह कैसे किया जाए? कई घंटों तक सोचने के बाद कनिका को एक बात याद आई। जब वह इनका इलाज कर रही थी तब उसने इनके दवाई स्टोर में एक दवा देखी थी। अगर इसे खाने में मिला दिया जाए और ज्यादा मात्रा में दिया जाए तो सबका पेट खराब हो जाएगा और वे कमजोर हो जाएंगे। यह तरीका वाकई बहुत अच्छा था, लेकिन अब समस्या यह थी कि यह दवा उनके खाने में मिलाएगा कौन? आधी रात के समय मैंने किसी तरह उन लोगों की नजरों से बचकर अपने पापा से मिलने का फैसला किया। मैं बहुत डरते डरते उनके पास पहुंची। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वह बुरी तरह रोने लगे और बोले, बेटी, तू यहाँ क्यों आई? तुझे अंदाजा भी नहीं है कि मुझे बचाने के चक्कर में तूने अपनी जान को कितने बड़े खतरे में डाल दिया है। मैंने पापा की आंखों में झांक कर कहा, पापा, जब आप ही नहीं बचेंगे तो मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी? मैं यहाँ सिर्फ आपको बचाने आई हूँ। मेरे पास ज्यादा समय नहीं था, क्योंकि किसी भी पल कोई पहरेदार आ सकता था। मैं पापा के पास झुकी और फुसफुसाते हुए पूछा, पापा, यहाँ खाना पकाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? पापा ने थोड़ा चौंक कर कहा, बैरक के पास रहने वाले 2 लोगों की ड्यूटी होती है खाना पकाने की। लेकिन तू यह सब क्यों पूछ रही है? मैंने उन्हें जल्दी जल्दी अपने प्लान के बारे में बताया। यह सुनते ही पापा ने चिंता में सिर हिलाया और कहा, लेकिन बेटी, उन लोगों को इसके लिए मनाना बहुत मुश्किल होगा। यहाँ हर कोई उनसे इतना डरता है कि कोई भी उनके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता। ये लोग इंसान नहीं, दरिंदे हैं। हम लोगों को जानवरों की तरह रखते हैं, इतना यातना देते हैं कि कोई भी इंसान उसे सहन नहीं कर सकता। पापा की बात सुनकर मेरे हौसले को बहुत गहरी ठेस पहुंची। अब समझ नहीं आ रहा था कि यह योजना कैसे सफल होगी। मैं निराश होकर वहां से उठने लगी। तभी पापा ने अचानक कहा, लेकिन मैं यह काम कर सकता हूँ। मैंने घबराकर कहा, पापा, आप यह कैसे करेंगे? उन्होंने मेरी आंखों में देखा और बोले, मैं हर रोज किचन में फर्श साफ करने जाता हूँ। अगर तू किसी तरह वो दवा मुझे पहुंचा दे, तो जब खाना पक रहा होगा और मैं वहां सफाई के लिए जाऊंगा, तब जैसे ही मौका मिलेगा मैं वह दवा खाने में मिला दूंगा। यह सुनकर मुझे थोड़ी उम्मीद की किरण नजर आई। अगले ही दिन कनिका ने बहुत हिम्मत जुटाकर मेडिकल स्टोर से उस दवा को निकाला। उसने यह बहाना बनाया कि वह एक्सपायर्ड दवाइयों को छांट रही है और मौका देखकर उसने दवा अपने कपड़ों में छुपा ली। फिर एक बार फिर बहुत खतरा उठाते हुए मैंने वह दवा अपने पापा तक पहुंचा दी और उन्हें समझाया कि अगले दिन रात के खाने में इसे मिला देना होगा। रात का समय हमारे लिए सबसे अच्छा होगा, क्योंकि अंधेरे में भागने का फायदा मिलेगा। हम अपनी योजना को अंतिम रूप देने की तैयारी कर ही रहे थे कि उसी दिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी को और बड़ा तूफान दे दिया। पता नहीं कैसे, लेकिन उन दरिंदों को भनक लग गई थी कि उनके सरगना की हत्या मैंने की थी। मुझे पकड़ लिया गया। मेरी सांसें जैसे रुक गई थी। कनिका का चेहरा पीला पड़ गया। वह कांप रही थी, क्योंकि मैं ही यहाँ उसकी आखिरी उम्मीद थी। अब अगर मुझे कुछ हो गया तो वह भी इस नरक से बाहर नहीं निकल पाएगी। वे मुझे जमीन पर घसीटते हुए ले गए। वे किसी अजीब भाषा में कुछ चिल्ला रहे थे, लेकिन उनकी आंखों और उनके इशारों से साफ पता चल रहा था कि अब वे मुझ पर कोई रहम नहीं करेंगे।
अब वे मेरी इज्जत तार तार करने वाले थे। मेरे चारों तरफ 36 दरिंदे खड़े थे। उन्होंने मुझे जमीन पर धक्का दिया। मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और ईश्वर को याद करने लगी। भगवान, अगर तू है तो मुझे बचा ले, मेरी रक्षा कर। और तभी एक जोरदार धमाका हुआ। बंदूक चलने की आवाज आई। गोलियों की आवाज सुनते ही सब अचानक पीछे हट गए। मैंने अपनी आंखें खोली और देखा, एक बड़ी गाड़ी तेजी से मेरी ओर बढ़ रही थी। गाड़ी रुकते ही उसमें से एक भारी भरकम आदमी उतरा। वह बहुत महंगे और चमचमाते कपड़े पहने था। उसके चेहरे पर गुस्से और ताकत का अजीब मेल था। वह बहुत ही भारी कदमों से चलता हुआ मेरे पास आया। वह मेरे सामने झुका, फिर उसने मेरे बालों को जोर से पकड़कर मेरा चेहरा ऊपर उठाया। उस आदमी ने मेरी तरफ देखकर एक शैतानी हंसी हंसते हुए कहा, तो तुमने हाफिज को मार डाला? तुम वाकई बहुत हिम्मती लड़की हो। तुम में जुनून भी बहुत है और मुझे इसी तरह की लड़कियां पसंद हैं। तुम्हारे इस जुनून के साथ प्रयोग करना मेरे लिए बड़ा ही मजेदार होगा। इसके बाद उसने गुस्से में उन 36 आदमियों की ओर घूरते हुए चीख कर कहा, तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई इसे देखने की? क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे मालिक को कैसी लड़कियां पसंद है? कितने सालों बाद मुझे ऐसी लड़की मिली है और तुम लोग इसे मुझसे पहले मारने चले थे। ये मेरी चीज है। वह आदमी जितनी देर तक चिल्लाता रहा, उतनी ही देर तक बाकी लोग सर झुकाए खड़े रहे। शायद वे उससे बहुत डरते थे। फिर उसने हुक्म दिया, इसे मेरे कमरे में ले जाओ। वे सब मुझे जबरदस्ती पकड़कर घसीटते हुए उसके कमरे तक ले गए। उन्होंने दरवाज़ा खोलकर मुझे अंदर धक्का दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं चारों ओर देखने लगी। वह कमरा किसी महल से कम नहीं लग रहा था। हर चीज़ बहुत कीमती थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां सब कुछ सोने से बना हो। पूरा कमरा रोशनी से जगमगा रहा था और वहां हर तरह की ऐशोआराम की चीजें रखी थीं। लेकिन मैं इस चकाचौंध में उलझने के बजाय यह सोच रही थी कि आज मैं यहाँ से बचकर निकलने वाली थी, लेकिन अब एक नई मुसीबत मेरे सामने आ गई थी। मुझे लगा कि इस जगह का सिर्फ एक ही सरगना था, जो अब मर चुका था। लेकिन अब यह आदमी, शायद यह इन सबका असली मालिक था। मैं इन्हीं सोचों में गुम थी कि तभी वह आदमी कमरे में दाखिल हुआ। उसने मुझे देखकर एक वहशी हंसी हंसी और मेरे पास आकर कुछ ऐसा करने लगा जो मैं सहन नहीं कर सकती थी। मैंने पूरी ताकत लगाकर उससे लड़ने की कोशिश की, खुद को बचाने के लिए संघर्ष किया, लेकिन वह बहुत ताकतवर था। मैं ज्यादा देर तक उसका सामना नहीं कर पाई। जब भी मैं उस पर हमला करती, वह और ज्यादा मजे लेने लगता। आखिरकार उसने मुझे पूरी तरह हरा दिया। बीते दिनों की तकलीफों ने मुझे पहले ही कमजोर कर दिया था और जब मेरी ताकत पूरी तरह चुक गई, तो वही हुआ जो यहाँ बाकी लड़कियों के साथ होता आया था। मैं लगातार रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उसे मुझ पर कोई रहम नहीं आया। करीब 2 घंटे तक मेरी चीखें इस कमरे में गूंजती रहीं। दर्द और बेबसी की कोई सीमा नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद मैंने आज़ादी का सपना देखना नहीं छोड़ा। मैं हार नहीं सकती थी, क्योंकि मेरे पापा को नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हुआ है। जैसा तय हुआ था, उन्होंने रात के खाने में वह दवा मिला दी होगी। अगर मैं आज यह मौका चूक जाती, तो शायद फिर कभी जिंदा यहाँ से बाहर नहीं निकल पाती। और अगर मैं बचकर नहीं निकल पाई, तो उन लोगों को पता चल जाता कि यह सब मेरे पापा ने किया है, और फिर वे मेरे पापा को भी मार डालते। मैं अपने पापा को मरते नहीं देख सकती थी। इसीलिए जब वह दरिंदा अपनी भूख मिटाकर थक गया और गहरी नींद में सो गया, तब मैंने खुद को समेटा। मैं हौसला जुटाकर धीरे धीरे उठी। मैंने आईने में खुद को देखा। अपने बालों को बांधकर उन्हें ठीक किया, कपड़े सही से पहने। इसके बाद मैंने कमरे की एक छोटी खिड़की से बाहर झांका। बाहर अंधेरा था, लेकिन मैंने देखा कि कई लोग उल्टियां कर रहे थे और तड़प रहे थे। यानी
दवा असर कर चुकी थी। पापा ने जरूर खाने में दवा मिला दी थी। अब मुझे किसी भी तरह यहाँ से निकलना था और कनिका तक पहुँचना था। पापा हमारे लिए गेट के पास इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन इस कमरे से बाहर कैसे जाऊं, यह सवाल अब भी मेरी सबसे बड़ी मुश्किल बना हुआ था। मैंने कमरे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह अंदर से बंद था। मुझे यह भी नहीं पता था कि उसकी चाबी कहाँ होगी। मैंने पूरे कमरे में इधर-उधर तलाश की, लेकिन चाबी कहीं नहीं मिली। तभी जब मैंने धीरे से एक दराज खोली, तो अचानक पास रखा फूलदान नीचे गिर गया। धड़ाम, उसकी तेज आवाज से वह आदमी जाग गया और मेरी तरफ बढ़ने लगा। मुझे बहुत डर लगने लगा। घबराहट में मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी मेरी नज़र पास रखे एक और फूलदान पर पड़ी। उसके अंदर एक पिस्तौल रखी थी। मैंने झट से पिस्तौल उठा ली और आदमी की तरफ तान दी। चाबी दो, मैंने गुस्से और घबराहट में कहा। लेकिन वह मेरी हालत देखकर हंसने लगा। तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डर जाऊंगा, उसने मजाक उड़ाते हुए कहा। उसका ऐसा बर्ताव देख मेरा गुस्सा बढ़ता जा रहा था। मैंने बिना सोचे समझे ट्रिगर दबा दिया। ढायम, गोली उसके कंधे में लगी और वह दर्द से तड़पने लगा। अब उसे एहसास हुआ कि मैं सिर्फ दिखाने के लिए पिस्तौल नहीं पकड़ी थी। अब उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। मैंने उससे जबरदस्ती दरवाज़ा खुलवाया और उसकी दोनों कलाइयों को एक कपड़े से कसकर बांध दिया। फिर मैंने उसकी गर्दन को जोर से पकड़ा और पिस्तौल उसकी पीठ पर रख दी। अब मैं उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जा रही थी। वो इलाका जहां से मैं निकल रही थी, वहां हमेशा कई पहरेदार खड़े रहते थे। लेकिन इस वक्त ज्यादातर पहरेदार जमीन पर पड़े तड़प रहे थे। जैसे ही मैं अगले मोड़ पर पहुंची, सामने कनिका खड़ी दिखी। शायद वो मुझे ही ढूंढ रही थी। मुझे इस हालत में देखकर पहले तो वह डर गई। अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने कहा। आज या तो हम यहाँ से भाग निकलेंगे या फिर हमारी मौत होगी। इसके बाद मैं उस आदमी को घसीटते हुए बाहर ले आई। वहां मैंने पापा को देखा, जो फर्श साफ कर रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। वो हमारे ही इंतजार में थे। लेकिन तभी कुछ पहरेदार बंदूकें लिए हमारी तरफ बढ़ने लगे। मैंने तुरंत उन पर पिस्तौल तान दी और गरजते हुए कहा, अगर तुम सब हटे नहीं तो इसका भेजा उड़ा दूंगी। मेरी धमकी का असर हुआ। वे सब पीछे हट गए। लेकिन तभी कनिका घबरा कर बोली, अब हम जाएंगे कैसे? अगर हम पैदल निकलेंगे तो भागेंगे कहाँ? मैंने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा, इसकी चिंता मत करो, मुझे गाड़ी चलानी आती है। यह सुनकर कनिका को थोड़ी राहत मिली। और मुझे भी। आज पहली बार मैं उस इंसान का शुक्रगुजार थी जिसने मुझे गाड़ी चलानी सिखाई थी। मैंने तुरंत पापा को गाड़ी में बैठने के लिए कहा। फिर मैंने उस आदमी को गाड़ी में धकेल दिया और कनिका को पिस्तौल थमाकर कहा, इसका गला मत छोड़ना और पिस्तौल इसकी कनपटी पर रखे रखना। कनिका ने वैसा ही किया। मैं गाड़ी के दूसरी तरफ से अंदर घुसी और पूरी रफ्तार में गाड़ी निकाल दी। जैसे ही हम वहां से भागे, वे लोग हमारी गाड़ी के पीछे पड़ गए। लेकिन मैंने गाड़ी कहीं नहीं रोकी। कनिका को पहले से ही रास्तों की पूरी जानकारी थी, क्योंकि वह 2 सालों से वहीं काम कर रही थी। उसने बताया कि कुवैत का बॉर्डर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, हमें बस वहां तक किसी भी हालत में पहुंचना है, फिर हम पुलिस की मदद ले सकते हैं। हम यही सोच ही रहे थे कि तभी पीछे से गोलियां बरसने लगीं। गाड़ी जोर से हिली और उसका बैलेंस बिगड़ने लगा। एक पल के लिए लगा कि अब शायद हम नहीं बच पाएंगे। लेकिन फिर मैंने अपने पापा की तरफ देखा और मेरी हिम्मत दुगनी हो गई। मैंने तय कर लिया था, जो भी हो, मैं अपने पापा को जिंदा लेकर जाऊंगी। फिर मैंने राजीव से भी वादा किया था कि मैं उसकी खातिर सुरक्षित लौटूंगी। मुझे हर हाल में अपना वादा निभाना था। अचानक मैंने उन लोगों के सरगना को अपनी कोहनी से जोरदार झटका दिया, जिससे उसकी नाक टूट गई और वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। इधर
कनिका ने तुरंत पिस्तौल संभाल ली और मैंने भगवान का नाम लेकर गाड़ी का स्टीयरिंग संभालते हुए दुश्मनों की गाड़ी के पहिए को निशाना बनाया। घायल गोली ठीक निशाने पर लगी और उनकी गाड़ी का एक पहिया पंचर हो गया। फिर मैंने दूसरे पहिए पर भी निशाना साधा और वह भी पंचर हो गया। उनकी गाड़ी वहीं रुक गई। कनिका और पापा की खुशी का ठिकाना नहीं था। शायद हमने अपने जीवन में पहली बार इतनी राहत महसूस की थी। कुछ देर बाद हम कुवैत बॉर्डर पहुंच गए। वहां हमने सारी कहानी बताई। कनिका को वहां की भाषा आती थी, इसलिए उसने सब कुछ विस्तार से समझाया। फिर पुलिस हमें अपने साथ ले गई और वहीं बने कैंपों में हमारे ठहरने की व्यवस्था की। पुलिस ने उनके मालिक को हिरासत में ले लिया। अगली सुबह उनके एक वरिष्ठ अधिकारी आए और हमारी पूरी जांच पड़ताल की। फिर कनिका ने मुझे बताया कि वे हमारी स्थिति के बारे में भारतीय सरकार से बात कर रहे थे। 1 हफ्ते तक जांच चलती रही। जब सब कुछ ठीक साबित हुआ तो उन्होंने हमें वापस भारत भेज दिया। जैसे ही मैंने अपने देश की धरती पर कदम रखा, मुझे एहसास हुआ कि हमारा देश कितना अच्छा और समृद्ध है। आज मैंने अपने देश का महत्व पूरी तरह समझ लिया था। भारत लौटते ही मैं पापा को सीधा राजीव के घर ले गई। पहले तो पापा समझ नहीं पाए कि मैं उन्हें कहाँ लेकर जा रही हूँ। फिर मैंने उन्हें माँ के बारे में सब कुछ बता दिया। मैंने उन्हें बताया कि उन्होंने मुझसे आज तक इतना बड़ा सच छिपाया कि वह मेरी सौतेली माँ थी। इसीलिए मैं अब तक चुपचाप उनके अत्याचार सहती रही, यह सोचकर कि वह मेरी माँ है और माँ जो कर रही हैं वह गलत नहीं हो सकता। मेरी पूरी कहानी सुनकर पापा फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने मुझसे माफी मांगी। मैंने उनसे कहा, अब हमें सब कुछ भूलकर एक नई शुरुआत करनी चाहिए। फिर मैंने पापा को राजीव के बारे में भी सब कुछ बता दिया। राजीव ने मुझसे कहा कि उसने शादी की सारी तैयारियां कर रखी हैं। लेकिन मैंने उसे रोकते हुए कहा, अब मैं तुम्हारे लायक नहीं रही। जो कुछ भी मेरे साथ इराक में हुआ, उसके बाद कोई भी व्यक्ति मुझे अपनाना नहीं चाहेगा। राजीव ने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए और कहा, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ और मेरी खुशी सिर्फ तुम्हारे साथ है। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। फिर पापा के समझाने पर मैंने अपने पहले पति को तलाक दिया और राजीव से शादी कर ली। आज मैं राजीव के साथ एक सुखी जीवन बिता रही हूँ। पापा भी मेरे साथ रहते हैं। राजीव के जोर देने पर मैंने उसका बिजनेस भी ज्वाइन कर लिया। अब मैं अपनी कमाई में से हर पैसे को बचाकर पापा के लिए एक घर बनाने की तैयारी कर रही हूँ। दोस्तों, आज के समय में चाहे लड़का हो या लड़की, पढ़ाई के साथ साथ हर तरह की स्किल्स सीखना भी जरूरी है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि कब किस पर कौन सी मुसीबत आ जाए। इसलिए हमें पढ़ाई को प्राथमिकता देने के साथ साथ अन्य हुनर भी सीखने चाहिए, ताकि हम हर परिस्थिति में आत्मनिर्भर बन सकें और अपने जीवन को सशक्त बना सकें। संघर्ष ही जीवन है और आत्मनिर्भरता ही असली ताकत। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल गौरव की ज़ुबानी पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।